तो भाई ये है मैट्रिक्स का पार्ट 3। अगर ठीक है, आपने अगर अदर 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर देखना, लेकिन इस वाले पार्ट को मिस मत करना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ डायगोनलाइजेशन। ओके, तो सबसे पहले इसका होता है कि भाई क्या काम आता है। अच्छा, तो ये काम आता है पावर ऑफ मैट्रिक्स में। ठीक है, अच्छा, पावर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने के, ठीक है, फाइंड करने के काम आता है। ठीक है, अरे भाई, हमको निकालना हो तो हम डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं ना, मल्टीप्लाई कर करके। इसकी इसके क्यों पंगे लेने। ठीक है, तो भाई अब समझाता हूँ इससे फ़ायदा क्या है। ठीक है, तो भाई डी इक्वल टू, ये हमारी डायगोनल मैट्रिक्स है, वो क्या होती है, मॉडल मैट्रिक्स का इन्वर्स। हमारी जो मैट्रिक्स है मॉडल मैट्रिक्स है ना। ठीक है, ठीक है, तो हम जब डायगोनल मैट्रिक्स का स्क्वायर करते हैं तो हमारी जो मैट्रिक्स है उसका भी स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर इक्वल टू सी डी स्क्वायर सी इनवर्स। ओके, आप ये प्रूव करके देखना, बहुत सिंपल है। ठीक है, ए स्क्वायर इक्वल टू सी डी स्क्वायर, जैसे हम यहाँ पर करते हैं क्यूब करते हैं तो यहाँ पर डायगोनल मैट्रिक्स का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, 16 करते हैं तो यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स का 6 की पावर 16 हो जाएगी। ओके, अब भाई प्रॉब्लम आती है कि डायगोनल मैट्रिक्स की पावर 16 को सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो भाई उसके अंदर कुछ नहीं करना। जैसे कोई डायगोनल मैट्रिक्स है ए बी सी, ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स का स्क्वायर करेंगे तो उसके जो एलिमेंट्स हैं ना उनका स्क्वायर हो जाएगा बस। ठीक है, कुछ ही नहीं करना, उनका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा भाई ये तो क्लियर हो गया। अब फाइंड करने के लिए जैसे कैसे फाइंड करते हैं इसको, भाई ए की पावर 16 दिया हुआ है वो, अगर आप मल्टीप्लाई करने बैठ गए तो आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन 2-3 अलग छूट जाएंगे, वो अलग। ठीक है, तो भाई इसके अंदर क्या करना है आपको, डायगोनलाइज मैट्रिक्स का यूज़ करके आराम से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ए की पावर 16 करेंगे तो डी की पावर भी 16 हो जाएगा, और डी की पावर 16 निकालना बहुत आसान। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट बात करते हैं रिडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म टू कैनोनिकल फॉर्म। ओके, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म को मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो भाई अब देखो, ये y इक्वल टू है हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्म है। ठीक है, और ये हमारी है मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है, ये है क्वाड्रेटिक फॉर्म, ये मैट्रिक्स फॉर्म। तो ठीक है, होती तो दोनों इक्वल ही है ना। ठीक है, तो भाई इसको इस मैट्रिक्स फॉर्म में बनाना है तो एक्स ट्रांसपोज क्या होता है। ठीक है, जो भी हमारे वेरिएबल्स है उनका कॉलम वाइज। ठीक है, आई मीन एक्स, एक्स ये होता है उसका कॉलम वाइज, और एक्स ट्रांसपोज होता है उसका रो वाइज। ओके, और ए हमारी होती है जो मैट्रिक्स गिवन होती है। ठीक है, ये तो अब ए मैट्रिक्स कैसे बनानी है वो अभी बताता हूँ। ठीक है, तो भाई अब हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। एग्जांपल है 3 वेरिएबल्स का। ठीक है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको दी हुई है, ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2h x, ओके, 2f(y)z प्लस 2g(z)x। ओके, और हमको कह रहा है भाई इसका मैट्रिक्स नोटेशन बनाओ। ठीक है, तो भाई हमको पता है मैट्रिक्स नोटेशन कैसा होता है, ऐसा। ठीक है, मैट्रिक्स नोटेशन ऐसा होता है। ठीक है, जिसमें एक्स ट्रांसपोज है रो वाइज ऑफ वेरिएबल एंड एक्स इज रो वाइज कॉलम वाइज ऑफ वेरिएबल। ओके, तो भाई ठीक है, तो इसको देखो आप, यहाँ पर इसको मैं, इस चीज़ को मैं यहाँ पर क्लियर लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी सी। ठीक है, अब देखिए, आप इस चीज़ को देखते रहिए और इस चीज़ को बनाते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर लिखना है हमें, यहाँ पर जो भी हमारे वेरिएबल्स हैं उनके स्क्वायर्स का कोफिशिएंट। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पर हमें लिखना है इसके स्क्वायर्स का कोफिशिएंट्स। ठीक है, अच्छा ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। अब ये बाकी बाकी का क्या करें, छोड़ दे, नहीं भाई छोड़ना नहीं है, तो इसको मैं बताऊँ कैसे करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ हमें चाहिए, तो यहाँ पे ये कैसे बन रहा है, एक्स और वाई, तो एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या आया भाई, हमारे फॉर्मूले में एक्स वाई का कोफिशिएंट हमको दिख रहा है 2h। ठीक है भाई, तो 2h है तो उसका हाफ ले लो। ठीक है, हाफ क्या आया, h। ठीक है, तो भाई h। ठीक है, ऐसे ही भाई इधर क्या करना है, देख इधर क्या करना है, x और y। ठीक है, तो इधर देखो कहाँ पे मैच कर रहा है, x में और y में। ठीक है, x में y में, उसका हाफ, हमारा एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या था, सेम h का हाफ, 2h का हाफ। ओके, h। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर करना है तो यह कहाँ रहा है,
जेड और एक्स। भाई एक्स जेड का कोफिशिएंट कितना था, 2g, 2g का हाफ, ठीक है। यहाँ हाफ नहीं करना है, यहाँ सेम लेना है, ठीक है। यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के कोफिशिएंट थे वो सेम लेना है, यहाँ पर हाफ करना है बाकी जगह पे, ठीक है। मतलब प्रिंसिपल कॉलम में नॉट हाफ और बाकी सब में हाफ करके, ठीक है। तो एक्स और जेड का कितना हो गया भाई, जी हो गया, ठीक है। तो इसका एक्स और जेड का कितना हो गया भाई, इसका भी जी हो गया, ठीक है। ऐसे ही वाई और जेड का कोफिशिएंट देखते हैं, ठीक है। वाई जेड का कोफिशिएंट कितना आ रहा है भाई साहब, भाई वाई जेड का 2f आ रहा है, 2f का हाफ कितना हो गया f, ठीक है। और ऐसे वाई जेड का हाफ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो बीच वाली मैट्रिक्स ए थी वो, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा एक्स वाई जेड और यहाँ हो जाएगा कॉलम वाइज एक्स वाई जेड, ठीक है। तो ऐसे है ये हमारा मैट्रिक्स नोटेशन। तो भाई जैसे मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि हम सीख रहे हैं कैनोनिकल फॉर्म को, कैनोनिकल फॉर्म को क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो भाई अब देखो कैनोनिकल फॉर्म होती क्या है, सम ऑफ स्क्वायर फॉर्म्स, ठीक है। तो सम ऑफ स्क्वायर फॉर्म ऑफ ए रियल क्वाड्रेटिक ये, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर ये जो होती है डी वो होती है डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। ये वाई टी डी वाई, ठीक है। वाई यहाँ पर क्या होता है, वाई यहाँ पर होता है y1 y2 y3 ऐसे कोफिशिएंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे हमारी 3/3 की मैट्रिक्स है तो y1 y2 y3, ठीक है। 4/4 की y1 y2 y3 y4, ठीक है, ऐसे होते हैं, ठीक है। भाई ये फिर लैम्बडा लैम्बडा टू का क्या करना है, भाई ये आइगन वैल्यूज़ होती है वैसे तो, लेकिन इसके अंदर हमें आइगन वैल्यूज़ नहीं, मतलब इसमें, ठीक है। तो ये हमारी होती है भाई आइगन वैल्यूज़, ठीक है। लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 लैम्बडा 3, ठीक है। अब देखिए भाई, अब मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा बहुत शानदार वाली। अच्छा क्या बताएगा ऐसा, तो जो हमारा मास्टर ना बता पाए, देखा भाई डायगोनल मैट्रिक्स, जैसे वैसे तो ये कोई नियम नहीं है, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स में जो आइगन वैल्यूज़ लिखते हैं, देखिए आइगन वैल्यूज़ हमें पता हो सकती है, जैसे 1 to 4 है सपोज़ किसी की, ठीक है। तो भाई 4 यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, हमें थोड़ी पता है। लेकिन मैंने आज तक जितनी भी मैट्रिक्स सॉल्व की है ना डायगोनल मैट्रिक्स, उसमें ग्रेटर देन आया है हमेशा। आप भी सॉल्व करके देखिएगा, ग्रेटर देन आया है। अगर आपको कोई अलग मैट्रिक्स मिले तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ओके। तो ये ग्रेटर देन जगह, जैसे यहाँ पर 1 2 3, ठीक है। अच्छा भाई, और 1 2 2 आ गया तो यहाँ 1 2 और 2, ठीक है भाई। अच्छा, अच्छा ऐसा भी कुछ है, ऐसा भी कुछ है, ठीक है। तो ऐसे डायगोनल मैट्रिक्स आराम से निकल सकती है। नहीं तो डायगोनल मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, पहले भाई साहब वेक्टर्स, पहले आइगन वैल्यूज निकालते हैं, फिर वेक्टर्स निकालते हैं और उनको मॉडल मैट्रिक्स बनाते हैं, उसका मॉडल मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते हैं, फिर इनटू कर, क्योंकि ये बेसिकली कोई पर्टिकुलर नियम नहीं है, ठीक है, इसलिए। अच्छा भाई इतना समझ में आ गया, अब तो और क्या सिखाएगा तू, ठीक है। तो भाई इतना समझ लियो तो आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। तो भाई एक तरह से कैनोनिकल फॉर्म को चेक करने का ये तरीका भी है कि भाई यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट आ रहे हैं तो भाई सही है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। मतलब आइगन वैल्यूज आ रही है, ठीक है, ठीक है। तो भाई हम इसको सीखते हैं ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन से, ठीक है। तो भाई हमारी कोई मैट्रिक्स, और यहाँ पर कुछ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। ये मैट्रिक्स हमारी 3/3 की है, x1 x2 x3 x4, ठीक है, 5 6 7 8 9, ठीक है। सॉरी, सबसे पहले हमें क्या करना है भाई साहब, आइगन वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है। उसके बाद करना है आइगन वेक्टर्स निकालना है, ठीक है, निकाल लिया। अब तो ऑर्थोगोनल चेक करना है भाई, ऑर्थोगोनल चेक कैसे करते हैं, ठीक है, बताता हूँ देख। इसमें पहले का ट्रांसपोर्ट लेना है, दूसरे की सिंपल मैट्रिक्स लेनी है, ठीक है। अगर उसका प्रोडक्ट ज़ीरो आ गया तो मतलब ज़ीरो मैट्रिक्स आ गया तो ये क्या होगा, अब भाई आइगन वैल्यूज़ को कैसे फॉर्म, जैसे ए हैं तो आइगन वैल्यूज़ मान लो निकल के आया आपका कोई 1 2 3 ऐसे कुछ है ना, ठीक है। तो इसको ऐसे करना है 1 2 3 ऐसे, ठीक है, समझ गए। अब ये क्या होता है, x1 x2 x3 की वैल्यू होती है, या फिर आपने x y z लिया हुआ हो, इसी ऑर्डर में होनी चाहिए, ये ध्यान रखना बस, ठीक है। चल भाई ध्यान हो गया, अब आगे बोल, ठीक है। तो ऐसे ही इसका 2 का चेक करना है, ऐसे 3 का, तीनों चेक हो जाए और तीनों ऑर्थोगोनल आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए दो केसेस है, ठीक है। उसके लिए फर्स्ट केस क्या है, इफ़ दे आर ऑर्थोगोनल, ठीक है भाई। अच्छा भाई दे आर ऑर्थोगोनल हो गए, चल ठीक है। फिर बताता हूँ, देखो क्या करना है। तो ऑर्थोगोनल चेक हो गए, ठीक है। ऑर्थोगोनल चेक करने के बाद एक नॉर्मलाइज मॉडल मैट्रिक्स बनाना है, ये भाई ये क्या चीज़ है अभी बताता हूँ। देख कोई हमारा कोई भी
कोई x1 है, ये हमारा वेक्टर निकल के आया, ठीक है, हमारा वेक्टर सही है, ठीक है, मैंने ऐसे ही अज्यूम किया है, कोई है नहीं, ठीक है। तो भाई साहब अब ये कैसे निकालेंगे, ठीक है, हमको पूछना है ये कैसे निकालेंगे। तो देखो ये कैसे निकालेंगे, ये मॉडुलस होता है एक तरह से, ठीक है, नॉर्मलाइज मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। तो जैसे हमारा था a, ठीक है, और नीचे रूट में तीनों का स्क्वायर, ठीक है, जो हमारी जो a एक्स वाई जेड या x1 x2 x3 की वैल्यू थी ना, उसका स्क्वायर करके रूट, ठीक है, b है ऐसे स्क्वायर करके रूट, c है स्क्वायर करके रूट, ठीक है। तो ऐसे ये निकलता है। जैसे 2 की बात करें हम, तो इसमें डी ई एफ, ठीक है, डी अपॉन तीनों का स्क्वायर, ठीक है, ई अपॉन तीनों का स्क्वायर, एफ अपॉन तीनों का स्क्वायर, ठीक है, और रूट, ठीक है। अच्छा भाई ये तो हो गया ऑर्थोगोनल, और ऑर्थोगोनल आए नहीं जब क्या करेंगे, ठीक है, ऑर्थोगोनल नहीं आए आपके तो भाई ऐसे चेक करना है कि एक्स है, एक्स को सपोज करना है, ठीक है, और अभी करें कि सपोज x1 है वो ऑर्थोगोनल नहीं है x2 और x3 के, ठीक है, या किसी की भी एक के, तो भाई उसमें उसको अज्यूम करना है कि भाई हमारा ये कॉलम मैट्रिक्स के रूप में होते हैं, ध्यान रखिएगा एक बात, और आइगन वेक्टर्स कॉलम मैट्रिक्स के रूप में होते हैं, ठीक है। तो भाई आइगन x1 इक्वल टू माना हमने ABC, ठीक है, कोई अज्यूम करके करना है ये, ठीक है, ये मैं ऊपर वाला नहीं ले रहा हूँ, ये अज्यूम करना है, ठीक है, ठीक है। तो इसको चल मानो कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C मान लेते हैं, ठीक है, कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C, ठीक है। तो अब क्या करना है भाई, तो अब इसमें ये कंडीशन करके ज़ीरो पुट करना है, मतलब ये दोनों को ज़ीरो मैट्रिक्स से इक्वल रख के इस इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करके ज़ीरो के इक्वल रख के, और आपकी इक्वेशंस बनेगी, उनको सॉल्व करके ए बी सी की वैल्यू निकालना है, ठीक है, ए बी सी की। ध्यान रखिएगा नॉट ऑर्थोगोनल में सपोज करना है हमको अलग से मैट्रिक वेक्टर, ओके। अच्छा भाई अज्यूम हो गया, अब क्या करना है, ठीक है भाई, तो आपका अज्यूम होके कोई नॉर्मलाइज मैट्रिक्स निकल कर आ गई मान लो, ठीक है, कोई नॉर्मलाइज मैट्रिक्स निकल कर आ गई, ठीक है। अब ये जो मैट्रिक्स होगी, ठीक है, तो इस मैट्रिक्स की एक खास बात क्या होगी, ये मैट्रिक्स जो होगी वह आपकी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी, ठीक है। ध्यान रखना ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मैंने पहले भी बताया है, ये कंडीशन फॉलो करती है, ठीक है। इसका मतलब कोई भी मैट्रिक्स है बी, उसका ट्रांसपोज उसके मतलब यूनिट मैट्रिक्स के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा तो भाई ठीक है, इससे फ़ायदा क्या होगा, अच्छा इससे फ़ायदा क्या होगा, आप यहाँ पर बी इनवर्स बी ट्रांसपोज के बराबर रख सकते हैं, ठीक है। ओके कैसे भाई, अगर इधर बी इनवर्स और बी इनवर्स से इंटू कर दे तो बी ट्रांसपोज बी इनवर्स के बराबर आएगा या नहीं आएगा, हाँ भाई बात तो सही है तेरी, ठीक है। तो बी ट्रांसपोज करके हम बी इनवर्स आराम से निकाल सकते हैं, जो कि हमारी मॉडल मैट्रिक्स होगी, ठीक है। अच्छा भाई ये निकाल लिया, अब क्या करना है, तो डायगोनलाइज मैट्रिक्स निकालने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो डायगोनलाइज मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे हम, ये जो हमारी ये एन ही है, ठीक है, यहाँ पर एन जो नॉर्मलाइज मॉडल मैट्रिक्स निकाली है ना मैंने, ठीक है। तो आपके लिए एन लिख देता हूँ, एन ट्रांसपोज इक्वल टू एन इनवर्स, ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऑर्थोगोनल चेक हो गई है, ये ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन है, ओके ठीक है। तो यहाँ पे एन टी, ठीक है भाई एन टी लिख दिया हमने, फिर यानी एन इनवर्स, ठीक है, एन इनवर्स, उसके बाद ए, उसके बाद एन, ठीक है। भाई ये ए क्या है, ए आपको मैंने अभी अभी निकालवाना सिखाया था कि भाई ए क्या होता है, ए हमारा होता है क्वाड्रेटिक फॉर्म से, वो ए क्वाड्रेटिक फॉर्म के जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनको रखकर जो बनती है ना मैट्रिक्स, वो होती है यहाँ पर ए। अच्छा भाई तो ऐसे डायगोनल मैट्रिक्स आपकी निकल कर आ जाएगी, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स को आपको कहाँ पुट करना है, डायगोनल मैट्रिक्स को आपको यहाँ पुट करना है, किन के साथ, इनके साथ, ठीक है, y1 y2 y3, ठीक है, और यहाँ लेना है आपको आपकी डायगोनल मैट्रिक्स, और यहाँ लेना है आपको, ओके। सो ऐसे आपका कैनोनिकल फॉर्म निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अब सपोज आपका क्वेश्चन पेपर आया मैं MCQ में, ठीक है, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट डायगोनल मैट्रिक्स कैसे निकालनी है, डायरेक्ट इसी मेथड से जैसे मैंने बताया, ठीक है। आपको अलग कोई अगर कोई मैट्रिक्स मिलती है जिसके अंदर ये इस ऑर्डर में नहीं है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा, ठीक है, ओके। सो ऐसे आप डायगोनल मैट्रिक्स निकाल सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ आइगन वैल्यूज़, ठीक है। तो इसका मोड,
ये एक प्रॉपर्टी रह गई थी, सॉरी, इसकी मोड ऑफ ए, ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स है उसका मोड उसके आइगन वैल्यूज़ के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होती है, ठीक है, ये इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो भाई हमको कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म दे दी कि भाई इसके अंदर, ठीक है, बी ए क्वाड्रेटिक फॉर्म इन एन वेरिएबल्स x1 x2 x3 जो भी है, ठीक है। तो भाई हमको निकाल इंडेक्स क्या होता है, सबसे पहले इंडेक्स समझिए, नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, ओके, एंड सिग्नेचर क्या होता है, पॉजिटिव टर्म माइनस, ओके। अच्छा भाई, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर निकालना है हमको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है भाई, अभी हम कहाँ से सीख रहे हैं, यूजिंग रैंक एंड सिग्नेचर, ठीक है। अच्छा, सिग्नेचर अभी मैं बता ही दिया क्या होता है, और रैंक पता है, ठीक है। तो भाई अगर पॉजिटिव डिफाइन है वो, ठीक है, पॉजिटिव डिफाइन है, इसका मतलब है रैंक सिग्नेचर एन के बराबर, एन क्या है, ऑर्डर ऑफ द ए, ठीक है। ए जो मैट्रिक्स बनेगी, ध्यान रखिएगा, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक फॉर्म से जो मैट्रिक्स ए बनती है, ठीक है। चल ठीक है भाई, अब नेगेटिव डिफाइन के लिए रैंक एन के बराबर हो और एस जीरो हो, साइन, ठीक है, साइन जीरो हो, ठीक है। अच्छा ठीक है भाई, पॉजिटिव सेमी डिफाइन के लिए रैंक लेस देन लेस देन ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स और एस साइन आर के बराबर हो रैंक के बराबर, ठीक है। अच्छा, नेगेटिव के लिए क्या करना है, आर लेस देन एन, ठीक है, और एस इक्वल टू ज़ीरो, एस बताइए साइन इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, यानी कोई भी पॉजिटिव टर्म्स ही ना हो, ठीक है, और बाकी सारी कंडीशन में इनडिफाइनाइट, ठीक है। अब यूजिंग आइगन वैल्यूज़ बताता हूँ, ठीक है, आइगन वैल्यूज़ को यूज़ करके कैसे पता करें, ठीक है। ऑल पॉजिटिव है, ठीक है, ऑल पॉजिटिव आइगन वैल्यूज है तो पॉजिटिव डिफाइन, ऑल, ठीक है। तो पॉजिटिव सेमी डिफाइन के लिए ऑल पॉजिटिव एट लीस्ट वन ज़ीरो, ठीक है, कोई भी आइगन वैल्यू सारी पॉजिटिव हो, कम से कम उनमें से एक तो ज़ीरो हो, ठीक है। नेगेटिव डिफाइन के लिए सभी नेगेटिव हो, ठीक है, सभी नेगेटिव, ठीक है, ओके। और नेगेटिव सेमी डिफाइन के लिए ऑल नेगेटिव, लेकिन एटलीस्ट एक तो ज़ीरो होनी चाहिए, ठीक है, सभी नेगेटिव उसमें से एक तो ज़ीरो होनी चाहिए, ठीक है। सभी नेगेटिव मतलब बाकी जितनी भी वो नेगेटिव और एक तो कम से कम उनमें से ज़ीरो हो, ठीक है। इनडिफाइनाइट अदर केस, जैसे मान लो कुछ पॉजिटिव हो कुछ नेगेटिव हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।